hope you are all fine. My name is Priya Vermani and I'm your social science teacher. So welcome back मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. हम पढ़ रहे थे chapter 2 of economics which is sectors of Indian economy. ठीक है, हमने कुछ स्टार्ट किया था लास्ट सेशन में बच्चों, जिसमें हमने बेसिक चीजें सीखी थी. और अगर आप मेरे ये प्रीवियस सेशन देखना चाहते हैं बच्चों, तो आपको प्रेस करना है ये आई बटन. ठीक है, इसे प्रेस करने से बच्चों आपको सारे प्रीवियस सेशंस देखने को मिलेंगे और आप उसे कोरिलेट कर सकते हैं टू द प्रेजेंट क्लास फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके बच्चा पार्टी. और साथ ही साथ आपको करना है एक बहुत ही जरूरी काम, इज टू like, share and subscribe to this amazing platform which is Slido. Okay, तो चलो हमने क्या पढ़ा था अपने प्रीवियस सेशन में, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. हमने सीखा था सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में सेक्टर का क्या मतलब. ठीक है, उसके बाद हमने सीखा कि हमने किस तरीके से डिवीजन करी है तीनों सेक्टर्स में. क्या है प्राइमरी सेक्टर, क्या है सेकेंडरी सेक्टर, क्या है टर्शरी सेक्टर. इनका मीनिंग जाना कि ये होते क्या है और इसमें कौन सी एक्टिविटीज होती हैं. हमने एग्जाम्पल से समझा, हमने स्टोरी से समझा. बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन था बच्चों. ठीक है, तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं इसी चैप्टर में. ये चैप्टर बहुत ही आसान है, लेकिन आपको इस चैप्टर को मेरे साथ साथ करना है. मेरे साथ साथ बने रहिए, रीडिंग कीजिए, रिवाइज कीजिए. बहुत आसान है. ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. बच्चों अब आपके सामने आ रही है टेबल 2.1, जिसमें आपको कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जाम्पल दे रखे हैं. तो पहला एग्जाम्पल एनसीईआरटी हमारे लिए सॉल्व करके रखती है, दैट इज इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ फार्मर्स रिफ्यूज टू सेल शुगर केन टू अ पर्टिकुलर शुगर मिल, द मिल विल हैव टू शट डाउन. अब यहाँ पर अगर फार्मर शुगर केन फैक्ट्री को नहीं देगा सामान, तो वह फैक्ट्री बंद हो जाएगी. तो इसका मतलब सेकेंडरी सेक्टर किस तरीके से डिपेंडेंट है प्राइमरी पर, ये बताया गया. अगला एग्जाम्पल है, इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू कॉटन कल्टीवेशन इफ कंपनीज डिसाइडेड नॉट टू बाय फ्रॉम द इंडियन मार्केट एंड इंपोर्ट ऑल द कॉटन दे नीड फ्रॉम द अदर कंट्रीज. इंडियन कॉटन कल्टीवेशन विल बिकम लेस प्रॉफिटेबल एंड द फार्मर्स में इवन गो बैंकक्रप्ट if they cannot quickly switch to the other crop. Cotton prices will fall. बच्चों यहाँ कॉटन, फार्मर, ये सब बात करें तो इसका मतलब सबसे बड़ी बात है कि प्राइमरी सेक्टर की बात हो रही है. ठीक है जी, प्राइमरी सेक्टर जो है एडवर्सली इफेक्ट करेगा अगर जो है कंपनीज उनसे परचेज ही नहीं करेंगी उनकी कल्टीवेशन को, तो वो तो बेचारे, उनका तो सब कुछ खराब. ठीक है ना, उनके वो बैंकरप्ट हो जाएंगे, बिल्कुल परेशान हो जाएंगे. तो प्राइमरी सेक्टर का क्या इंटरडिपेंडेंस है बच्चों ऑन द सेकेंडरी सेक्टर. ओके, तो ये आपस में इनका इंटरडिपेंडेंस बता रखा है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. द फार्मर्स बाय मेनी गुड्स सच एज ट्रैक्टर, पंप सेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स. इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ द प्राइसेस ऑफ फर्टिलाइजर और पंप सेट्स गो अप, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द फार्मर्स विल राइज एंड देयर प्रॉफिट विल रिड्यूस. अब बेटा दोबारा से फार्मर आ गया, फार्मर्स आ गए, तो अगेन इसका मतलब बात हो रही है प्राइमरी सेक्टर की. तो अगर उन्हें ये चीजें महंगी मिलेंगी, ठीक है, तो उनकी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी. तो प्रॉफिट तो पहले ही बेचारे सब्सिस्टेंस लेवल पे जीते हैं, उतना बना पाते हैं जितना अपनी फैमिली को खिला सके. अगर प्रॉफिट इस तरीके से कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट तो जनरेट बहुत ही कम होगा. तो इस तरीके से प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की यहाँ बात करी जा रही है बच्चा पार्टी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, people working in industrial and service sector need food. Imagine what would happen if there is a strike by the transporters and lorries refuse to take vegetables, milk, etc. from the rural areas. Food will become scarce in the urban areas where farmers will be unable to sell their products. तो बच्चों यहाँ आप देखो, अगेन फूड की बात हो रही है और फार्मर की बात हो रही है, रूरल एरिया की बात हो रही है. तो अगेन प्राइमरी सेक्टर तो यहाँ पर है ही सही. अब अगर रूरल एरिया में स्ट्राइक करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर इफेक्टेड होगा. तो इसका मतलब कि अगर टर्शरी सेक्टर ढंग से काम नहीं करेगा तो फिर उसका इफेक्ट प्राइमरी सेक्टर पर भी आएगा. तो आपने देखा कि किस तरीके से अगर प्राइमरी सेक्टर ढंग से काम नहीं करेगा तो सेकेंडरी और टर्शरी परेशान, और अगर सेकेंडरी सेक्टर ढंग से काम नहीं करेगा तो प्राइमरी और टर्शरी परेशान, और अगर टर्शरी सही ढंग से काम नहीं करेगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी परेशान. इसका मतलब इन तीनों में अगर मैं कहूं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन तीनों में आपस में क्या है, एक इंटर डिपेंडेंस है.
इंटरडिपेंडेंस है बच्चों। इन तीनों को ढंग से काम करना पड़ेगा, है ना। अगर ये लोग ढंग से काम नहीं, तीनों सेक्टर्स ढंग से काम नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी तो आएगी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर तीनों का आपस में इंटर रिलेशन है। अगर ये तीनों प्रॉपरली वर्क करेंगे तभी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रॉपरली कंडक्ट हो पाएगी। किसी एक की भी ढंग से वर्किंग नहीं होगी तो प्रॉपर जो है वो काम नहीं हो पाएगा। तो तीनों ही आपस में इंटरडिपेंडेंट है बच्चों। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी जी। चलिए ओके, तो अभी हमने कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब बारी आ रही है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की। आपको पता है जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हम ना रिचार्ज नहीं होते। तो क्वेश्चन सॉल्व करके हम सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा ना बैटरी बैकअप आ जाता है। तो चलिए ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, कंप्लीट द टेबल अबव टू शो हाउ द सेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये मैंने आपको करवा दिया। चलिए, explain the difference between primary, secondary and tertiary sector using example other than those mentioned in the text। बच्चों देखो बच्चों, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का डिफरेंस का मतलब है कि प्रीवियस सेशन को ही रिपीट करना, ठीक है। थोड़ा सा ब्रश अप कर देती हूँ। वैसे आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, अपने रजिस्टर में खुद लिखिए इसका डिफरेंस। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि प्राइमरी सेक्टर वो होता है जहां पर हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके कुछ प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जहां पर हम रॉ मटेरियल जो नेचुरल रिसोर्सेज से हमें मिला, हमने उसे प्रोसेस किया, मैन्युफैक्चर किया और एक फिनिश गुड तैयार कर दिया। ये होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर का काम होता है कि जब वो इस फिनिश गुड को एंड कंज्यूमर तक लेके जाए, वो सभी सर्विसेज जो इस चीज में मदद करती हैं वो है टर्शियरी सेक्टर की, ठीक है बच्चा पार्टी जी। तो ये डिफरेंस अपने रजिस्टर में आप जरूर लिखिएगा और एग्जाम्पल्स भी आप लोग खुद से कोट कीजिएगा। मुझे पता है जिसने लास्ट सेशन अच्छे से देखा होगा वो ये क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट अपनी नोटबुक में करेगा बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्लासिफाई द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन अंडर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। ऐसे क्वेश्चन ना लोअर क्लासेस में बहुत आते थे, ये क्लासिफिकेशन करो, तो हमें भी मजा आता है, हम लोग भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेलर। टेलर कहाँ आएगा बच्चों? सर्विस दे रहा है, दैट इज टर्शियरी सेक्टर, राइट। आप इन सब के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिखाइए। मैं बोलती चली जा रही हूं, आप भी लिखते चली जाइए। ये प्रोसेस चलना चाहिए। मैं भी बोल रही हूं, आप भी लिखिए, ठीक है। चलिए, बास्केट वीवर। बास्केट वीवर आता है सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। ये किसी नेचुरल रिसोर्स को यूज करके कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट इज फ्लावर कल्टीवेटर। अब जो फ्लावर्स आ चुके हैं उनकी प्रॉपर डेकोरेशन, प्रॉपर डिजाइनिंग करके उन्हें पहुंचाना, तो ये सब आता है टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद द मिल्क वेंडर। मिल्क वेंडर आता है बच्चों हमारे टर्शियरी सेक्टर में, एब्सोल्युटली करेक्ट। फिशरमैन। फिशरमैन क्या कर रहा है बच्चों? ये तो नेचुरल रिसोर्स का यूज कर रहा है, फिश, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, एग्जैक्टली। प्रीस्ट। प्रीस्ट भी अपनी सर्विसेज आपको दे रहा है, इसका मतलब ये आता है टर्शियरी सेक्टर में। कुरियर, अगेन इट्स अ सर्विस, टर्शियरी सेक्टर। वर्कर्स इन अ मैच फैक्ट्री। जो वर्कर्स हैं बच्चों मैच फैक्ट्री में, वो भी एक तरीके का कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे, तो सेकेंडरी सेक्टर, राइट। मनी लेंडर, अगेन ही इज गिविंग यू सर्विसेज, सो टर्शियरी सेक्टर। गार्डनर, गार्डनर भी अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो टर्शियरी सेक्टर। पॉटर, पॉटर तो नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ बना रहा है, पॉट बना रहा है विद द हेल्प ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, तो ये आता है प्राइमरी सेक्टर में, ओके। बी कीपर। बी कीपर अगेन इट्स इन दी प्राइमरी सेक्टर इटसेल्फ। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट आते हैं अपने सर्विसेज देते हैं, तो दैट इज इन द टर्शियरी सेक्टर। कॉल सेंटर एम्प्लॉय, अगेन ये आपको सर्विसेज ही दे रहे हैं, तो दे कम्स इन द टर्शियरी सेक्टर, ठीक है बच्चों। तो हमने ये क्लासिफिकेशन करी और इसमें बहुत मजा आता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, इसको अच्छे से कीजिएगा। जिस जिसको आंसर आता है वो कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमने पढ़ लिया तीनों सेक्टर्स के बारे में, क्या है प्राइमरी, क्या है सेकेंडरी, क्या है टर्शियरी। चलो इन तीनों को कंपेयर करते हैं, कौन बढ़िया, कौन कम बढ़िया, या कैसे है, किस तरीके का कंपैरिजन है, ठीक है। चलिए देखते हैं। The various production activities in the primary, secondary and tertiary sector produce a very large number of goods and services। बिल्कुल बच्चों, इन तीनों की मदद से ही तो goods and services produce हो रहे हैं। Also, the three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services। अब again मैजिक तो होता नहीं, हम लोग ही जाते हैं, पर्सन्स, लोग, ह्यूमन बींग्स ही जाते हैं, तभी तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो जाते हैं और एक्चुअली दे आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर इज टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, और कितने लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं हर एक सेक्टर में।
प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कितने लोग हैं, टर्शरी सेक्टर में कितने लोग हैं, ये देखना. इन एन इकोनॉमी there could one or more sectors which are dominant in terms of total production and employment while other sectors are relatively small in size. अब बच्चों हो सकता है किसी जगह पे प्राइमरी सेक्टर रॉक्स, या किसी जगह पे सेकेंडरी सेक्टर बढ़िया, या कहीं पे टर्शरी सेक्टर का बहुत बढ़िया. तो इट डिपेंड्स, कहीं किसी जगह पर एक सेक्टर डोमिनेंट होगा, किसी जगह पर दूसरा सेक्टर डोमिनेंट होगा. ओके, चलिए देखते हैं कि किस तरीके से डोमिनेंस है इन तीनों सेक्टर की. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आता ही आता है, 100% आता ही आता है बच्चों, और ये आपको तैयार करके चलना है. इट्स रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा. हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर. कितनी है टोटल प्रोडक्शन हर एक सेक्टर में, कैसे देखेंगे. ओके, विथ सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, यू माइट थिंक this is an impossible task. Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furniture. यार अगर मैं आपसे कहूं, अगर आप जिस रूम में बैठकर अभी पढ़ रहे हैं, मैं कहूं कि आप पूरे रूम को टोटल कीजिए, तो क्या करोगे. वहां के फर्नीचर को और फैन को, एसी को, लाइट्स को कैसे ऐड करोगे. कोई तो एक मेजर होना चाहिए, कोई यूनिट होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप उनको एड ऑन कर सको. ठीक है, तो यही वो कह रहे हैं कि किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को हम ऐड कर सकते हैं. यू आर राइट इन थिंकिंग सो. टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, इकोनॉमिस्ट सजेस्ट दैट द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रादर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स. मतलब क्या यूज करना है बच्चों, हमें वैल्यू. बिल्कुल, उनकी वैल्यू को ऐड करोगे ना, या इधर एसी उठाया और इधर फैन उठाया मिक्स कर दिया, ऐसे नहीं होता ना. उनकी वैल्यू को ऐड करोगे, है ना. फॉर एग्जाम्पल, इफ 10,000 kgs ऑफ व्हीट इज सोल्ड एट 8 rupees पर kg, तो वैल्यू ऑफ व्हीट आ जाएगी बच्चों 80,000. ठीक है. वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट्स एट ₹10 per piece will be 50,000 rupees. Similarly, the value of goods and services in the three sectors are calculated and then एडेड अप. बच्चों आप ऐसा तो नहीं करते कि एक तरफ व्हीट उठाते हो और एक तरफ कोकोनट उठाते हो और दोनों को ऐसे उठाकर जोड़ देते हो, ऐसा नहीं होता है. उनकी वैल्यूज को ऐड करते हो. ठीक है, जैसे व्हीट था 80,000 का और कोकोनट थे 50,000 की, इन दोनों को ऐड करोगे तब एक वैल्यू आएगी. तो आपको हमेशा जब भी आपको वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज निकालनी है, इसका मतलब कि आपके उनके एक्चुअल नंबर्स को ऐड करना है. क्या करना है आपने उनको, उनके एडिंग द एक्चुअल नंबर्स. बच्चों ठीक है, क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पाटी जी. रिमेंबर, देयर इज वन प्रिकॉशन वन हैज टू टेक. नॉट एवरी गुड और सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड और सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड. इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ये वाली लाइन है ना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बताती हूँ. आप कहोगे मैम ये क्या है, ये तो बड़ी अजीब सी ट्रिक है. ये तो बच्चे करते हैं, बट इट एक्चुअली वर्क्स. ये जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये जो लाइन है ना, इसको अपने माइंड में 5 बार बोलो. अभी बोलो, विद इन माई सेशन बोलो. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, द वैल्यू ऑफ 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 फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. दिमाग में बैठा. ये लाइन बहुत जरूरी है, आपको अपने आंसर्स में लिखनी है, इसीलिए याद करवा रही हूँ. और ये तरीका बहुत बढ़िया है, इसको यूज करो एंड इट विल एक्चुअली वर्क. चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. A farmer who sells wheat to a flour milk for ₹8 per kg. ओके, तो 8 रुपए के हिसाब से क्या किया, उस फार्मर ने व्हीट बेच दिया एक फ्लोर मिल को आटा बनाने के लिए. ठीक है, मिल ने क्या किया, व्हीट को ग्राइंड किया एंड सेल्स द फ्लोर टू द बिस्किट कंपनी. ठीक है, व्हीट उगाया फार्मर ने, व्हीट पहुंचा मिल में, व्हीट बन गया आटा, आटे से बने बिस्किट. चलिए, फॉर ₹10 per kg. ओके, द बिस्किट कंपनी यूजेस द फ्लोर एंड द थिंग्स सच एज शुगर है, ऑयल है, इन सब लोग चीजों को मिलाया एंड मेक 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट. ठीक है, इट सेल्स द बिस्किट इन द मार्केट टू द कंज्यूमर फॉर ₹60. ओके, 60 रुपीज के बेच दिए.
ओके, बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर्स। अब हम अगर जाते हैं तो हम ये थोड़ा ना कहते हैं कि भैया पहले आटा दो, आटा के अंदर फिर नहीं, पहले व्हीट दो, फिर आटा दो, फिर उस आटा बनेगा, आटे के अंदर मैं शुगर डाल दूंगा, ऑयल डाल दूंगा, बिस्किट बन जाएगा, मुझे वो चाहिए। या हम सीधे सीधा बोलते हैं कि भैया बिस्किट दे दो। तो इसका मतलब हमें क्या इंक्लूड करना है? हमें इंक्लूड करना है ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बच्चों ये लाइन रट लो, इसका मतलब आप ये 60 रुपीज को कंसिडर करेंगे। अब इसके अंदर आप ये नहीं करेंगे कि 60 के अंदर मैं 10 भी इंक्लूड करूंगा, 8 भी इंक्लूड करूंगा, 78 कर दूंगा। नहीं, इस 60 के अंदर ये 10 और ये 8 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो आप लेंगे द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी जी। ओके, ऐसा क्यों? Why only the final goods and services are counted? In contrast to final goods such as wheat भी था, wheat flour भी था, जो intermediate goods थे। Intermediate goods are used up in producing the final goods and services। ये वो goods and services होते हैं बच्चों जो final goods and services को बनाने में काम आते हैं, बीच में आ जाते हैं प्रोसेस में। ठीक है, so the value of final goods already includes the value of all the intermediate goods that are used in making the फाइनल गुड। मैंने आपको अभी अभी ये बात अच्छे से समझाई, ठीक है, कि ये जो वैल्यू है फाइनल गुड की, इसके अंदर ऑलरेडी इन सभी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूडेड है। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ ₹60 फॉर द बिस्कुट ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फ्लोर। तो हम लेंगे 60 को। ठीक है, सिमिलरली द वैल्यू ऑफ ऑल अदर इंटरमीडिएट गुड्स वुड हैव बीन इंक्लूडेड। जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स बीच में आएंगे वो सभी इंक्लूडेड है। तो हम क्या लेंगे? हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। टू काउंट द वैल्यू ऑफ फ्लोर एंड व्हीट सेपरेटली इज देयरफॉर नॉट करेक्ट, because when we would be counting the value of the same things a number of times, as first as wheat, then as flour and finally as biscuit। तो हम बार बार काउंट कर रहे हैं। ठीक है, बिस्किट जब बनाया था तो उसके अंदर ऑलरेडी व्हीट भी था, उसके अंदर फ्लोर भी था, तभी वो बिस्किट बना। तो आप बार बार करेंगे तो वो एडिशनल ऐड हो जाएगा, आपको उसको दोबारा से ऐड नहीं करना। यू नीड टू ऐड इट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, एक ही बार लेंगे, फाइनल लेंगे जो कि है हमारे बिस्किट। ठीक है, हम सिर्फ बिस्किट लेंगे। अब बिस्किट के अंदर हम व्हीट कह लो आप या फ्लोर कह लो, वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है बच्चों। ठीक है, सो वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। 5 बार बोला था, माइंड में याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, एक साल में, provides the total production of the sector for that year। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। अगर एनसीईआरटी है आपके पास, पेंसिल उठाओ, अंडरलाइन करो मेरे साथ साथ। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। और एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको आपको याद करना है। यही जो सम आ रहा है प्रोडक्शन का सभी तीनों सेक्टर से, इसको बोलते हैं जीडीपी ऑफ अ कंट्री। इसका मतलब जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। बेटा ये जीडीपी ही है जो बताती है कि कितनी बड़ी एक कंट्री की इकोनॉमी है। तो इसमें भी हम क्या लेंगे? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ऑल द 3 सेक्टर्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर विद इन अ कंट्री। ओके जी, तो जीडीपी क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बच्चों आता है। चलिए, इन इंडिया द मैनमथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। 1 मार्कर में पूछा जा सकता है। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी क्या करते हैं? ये सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना हमारे गवर्नमेंट के, ये सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किससे रिलेटेड? अबाउट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर प्राइसेस, ताकि ये लोग क्या निकाल सके? एस्टिमेट निकाल सके किसको? जीडीपी को।
ठीक है। इन सबका, सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का अपना अपना काम है। सबका ये काम है कि तीनों सेक्टर्स का, चाहे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, चाहे टर्शरी है, इन तीनों की वैल्यूज उनको पता लगानी है और साथ ही साथ उनको इन्फॉर्मेशन ये चीज कलेक्ट करनी है कि कितना कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ तीनों सेक्टर्स में, ताकि वो क्या निकाल सके, जीडीपी निकाल सके। ठीक है। सो जीडीपी, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज जीडीपी। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, हमने सीख लिया, प्राइमरी सेक्टर सीखा, सेकेंडरी सेक्टर सीखा, टर्शियरी सेक्टर सीखा, तीनों की इंटरडिपेंडेंस सीखी, जीडीपी सीखा। अब हम देखते हैं इन सभी सेक्टर्स में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स जनरली, it has been noted from the histories of many now developed countries that at initial stages of development, सबसे ज्यादा अगर आप इनिशियली बात करें, पुराना देखें, तो उस वक्त कौन था सबसे बड़ा, सबका राजा तीनों में से, वो था प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, कौन था? प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्परस, इट प्रोड्यूसेस मच मोर फूड देन बिफोर। जैसे जैसे एडवांसमेंट होती चली गई, ठीक है, और नई नई चीजें आने, नए नए फर्टिलाइजर्स आ गए, बेटरमेंट होती चली गई एग्रीकल्चर में, तो ज्यादा खाना, ज्यादा फ्रूट जो है वो प्रोड्यूस हुआ। मेनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज। देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड इवन ट्रेडर्स। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज भी बढ़ गई। एंड मेनी टाइम्स बिसाइड्स देयर आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी। However, at stage most of the goods were natural produced from the primary sector and most people were also employed in this sector. ज्यादा से ज्यादा क्या यूज किया जाता था? नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता था प्राइमरी सेक्टर में, और बहुत सारे लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट भी देता था। जिसको देखो वही खेती बाड़ी कर रहा है। तो एट टाइम ऐसा था कि प्राइमरी सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर था इकोनॉमिक एक्टिविटी का, एज it was giving a large scale employment to several people. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। Over a long time, like more than 100 years, and especially because new methods of manufacturing were introduced, क्या हुआ? फैक्ट्रीज आ गई, ठीक है, और बढ़ने लगी, आ भी गई और साथ में एक्सपेंशन भी होने लगा। जो लोग अब पहले फार्म्स पर काम करते थे, अब वो कहाँ आ गए? फैक्ट्री में। ठीक है, इन लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ओके, तो क्या था, मेरा एक स्टूडेंट था, चलो ऐसे ही ले लेते हैं, एक्स बच्चा, ठीक है, उसके वो पहले ना एक फार्मर था, ठीक है, काम करता था खेतों पे, पापा उसके फार्मर थे तो वो भी काम करता था। ठीक है, धीरे धीरे उसको लगा कि यार अब ना, मतलब उसने देखा कि भाई बहुत थोड़ा सा दूर उनके विलेज में एक बढ़िया सी मिल बन रही है। तो उसने अपने पापा को बोला, पापा पापा बहुत टाइम हो गया ये फार्मर बनते हुए, अब तो बहुत बढ़िया भी चल रहा है, मुझे ना एक बार उस मिल में जाके काम करना। ठीक है, तो जब उसने देखा इतनी बढ़िया मिल है, इतना बढ़िया एक्सपैंड हो रहा है, तो अब धीरे धीरे जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर से अब फैक्ट्रीज की तरफ बढ़ने लगे। ठीक है, सो पीपल दे बिगैन टू यूज मेनी मोर गुड्स दैट वर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री एट चीपर रेट्स। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा बल्क में बनता था, तो फिर कॉस्ट कंट्रोल हो सकती थी। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकम मोर इंपॉर्टेंट इन द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। धीरे धीरे क्या हुआ? सेकेंडरी सेक्टर ने भी अपनी इंपॉर्टेंस बनाने लगी। ये एक शिफ्ट हुआ, कहां से? प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, इसका मतलब अब पहले जो प्राइमरी सेक्टर जो बादशाह था, राजा था, अब धीरे धीरे उसकी जो वैल्यू है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इंपॉर्टेंस जो है वो चेंज हो रही है। इन द पास्ट 100 years देयर हैज बीन अ फर्दर शिफ्ट। अब एक और शिफ्ट आएगा। ठीक है, अभी तक तो पहले प्राइमरी राजा था, फिर सेकेंडरी राजा बना, अब बारी आ रही है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर डेवलप होने लगा डेवलप कंट्री में। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगा। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। दिस इज द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन द डेवलप्ड कंट्री। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द 3 सेक्टर्स इन इंडिया? ओवर द ईयर देयर हैज बीन चेंजेस सिमिलर टू द पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन द फॉर द डेवलप्ड कंट्री। अब धीरे धीरे बच्चों सेकेंडरी सेक्टर से उसी बच्चे पे आते हैं। अब वो बहुत टाइम से ना फैक्ट्री में काम कर रहा था, फिर उसने देखा कि यार एक ना ट्रक ड्राइवर है, बहुत ही बढ़िया सा ट्रक है, रोज आता है, सामान लेके चला जाता है। अब उसको लगा यार मुझे भी ये ट्रक चलाना है। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपने आप को सेकेंडरी सेक्टर से बाहर निकालकर अब वो कहाँ आना चाहता है? टर्शरी सेक्टर में। तो धीरे धीरे सभी लोगों को टर्शरी सेक्टर में मजा आने लगा।
सर्विसेज, नई नई सर्विसेज का एक्सप्लोर करना, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है, कम्युनिकेशन है, ये सभी सर्विसेज को एक्सप्लोर करना। हमें कोई भी नई चीज दिखती है तो हम उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब लोगों को वो टिल्ट हो रहे हैं किसकी तरफ, सेकेंडरी सेक्टर की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैंने अभी तक आपको कुछ तो पढ़ा दिया है, अच्छे से पढ़ा दिया है, समझ में भी आ गया। क्या पढ़ा हमने पढ़े तीनों सेक्टर्स के बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। फिर हमने पढ़ा जीडीपी के बारे में, हमने पढ़ा इन तीनों सेक्टर्स की इंडिपेंडेंस के बारे में, इंटरडिपेंडेंस के बारे में, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, माइंड को रिचार्ज करते हैं, अपनी बैटरी को रिचार्ज करते हैं। चलिए, What does the history of developed country indicate about the shift that have been taken place between sectors? बच्चों, हुआ क्या था कि डेवलप कंट्रीज में अब जो शिफ्ट आ रहा था, कौन सा शिफ्ट आ रहा था बच्चों, जो मेजर शिफ्ट आ रहा था वो कहां से आ रहा था कि अब वो लोग सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर की तरफ बढ़ रहे थे, सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ रहे थे। ये था मेजर चेंज। ओके, अब कुछ करेक्ट एंड अरेंज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी फ्रॉम दिस जंबल। ये आपको दे रखे हैं कुछ सेंटेंसेस, इससे आप बताइए कि जीडीपी कैसे निकलता है। तो बच्चों मेजरली, जैसे मैं आपके लिए रीड करती हूँ, टू काउंट गुड्स एंड सर्विसेज वी एड द नंबर्स दैट आर प्रोड्यूस, ठीक है। वी काउंट ऑल दोज दैट आर प्रोड्यूस इन द लास्ट 5 years, सिंस वी शुडंट लीव आउट एनीथिंग, वी एड अप ऑल दीज गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आया? देखो क्या होता है जीडीपी, मेरे साथ साथ लिखो, अगर नोटबुक है तो वहां पर लिखो बच्चों। We count the value of final goods and services। लिखो बच्चों, लिखो, लिखने से माइंड रिचार्ज होता है। The value of final goods and services that are produced in a country in a particular year, ये तो याद हो जाना चाहिए आपको, अच्छे से लिखोगे तो याद हो जाएगा। इसको कहते हैं जीडीपी। ऐसे निकलता है जीडीपी। इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑल द 3 सेक्टर्स इन अ कंट्री एंड इन अ पर्टिकुलर ईयर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, ग्राफ आ गया है आपके सामने स्क्रीन पर। कहना क्या चाहता है, ये बता रहा है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर के कुछ वैल्यूज दे रखी हैं आपको जीडीपी की, ठीक है। अब ये ग्राफ 1 शो क्या करता है, ये शो करता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर्स। प्रोडक्शन दे रखे हैं, मतलब जीडीपी दे रखी है आपको। हमें कंपेयर करना है 1973 और 2003 से, ठीक है। तो आपने देखा दे रखी है, ओके, एंड टोटल प्रोडक्शन दे रखा है, मतलब जीडीपी दे रखा है, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों आओ सॉल्व करते हैं, बड़ा मजा आता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। हमें पता है कि जब हमने कुछ पढ़ लिया होता है तो हम बीच में रिवाइज करते हैं थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, विच वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 1973। बच्चों 1973 का अगर आप देखिए ग्राफ, तो सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस कर रहा है वो है हमारा प्राइमरी सेक्टर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ का आंसर हो गया प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। चलिए, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 2003। बच्चों अगर आप देखो साफ साफ आपको दिख रहा है कि टर्शरी सेक्टर यहाँ पर जीत गया, मतलब अब जो है शिफ्ट हो गया है प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर। ओके, कैन यू से विच सेक्टर हैज ग्रोन द मोस्ट ओवर 30 years। ये जो 30 years में अगर आप देखें कि कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो किया है, कौन सा सेक्टर ने सबसे ज्यादा ग्रो किया है बच्चों, दिख रहा है आपको टर्शरी सेक्टर में, ठीक है जी। ओके, व्हाट वाज द जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2003। बताइए जीडीपी क्या है इंडिया की 2003 में बच्चों, इट इज 2,10,000 करोड़, ठीक है बच्चा पार्टी जी, क्लियर है आपको। ये ग्राफ हमने सॉल्व किया। हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड पेपर में आ जाए, आपको ग्राफ दे दिया जाए, स्टडी करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हमने क्या देखा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। बच्चों प्रोडक्शन में टर्शरी सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। Over the 30 years between 1973 and 2003,
while production in all the three sectors has increased, it has increased the most in the tertiary sector. ठीक है बच्चों, although तीनों में increase हुआ है, but सबसे ज्यादा increase हुआ है tertiary sector. As a result, in the year 2003, tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. तो यहाँ पर tertiary sector rocks जीत गया भैया, ये बन गया हमारा बादशाह, हमारा किंग. जो पहले प्राइमरी सेक्टर था, अब कौन बन गया? टर्शरी सेक्टर. इजी है, कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, इट्स वेरी इजी. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पाटी जी. ओके, सो ऐसा क्यों? व्हाई इज द टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इंपॉर्टेंट इन इंडिया? ऐसा क्यों है भैया? क्या है ऐसा टर्शरी सेक्टर में, क्यों इंपॉर्टेंट बन रहा है? कुछ रीजंस है, ध्यान से सुनिएगा. और मैं आपको बोल रही हूं ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों. ओके, चलिए. पहला, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज जैसे हॉस्पिटल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, पुलिस स्टेशन है, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब चीजों की जरूरत तो होती ही होती है. ठीक है, These can be considered as basic services. ये तो basic services है जीने के लिए. ठीक है, in a developing country the government has to take responsibility for the provision of these services. जैसे जैसे डेवलपमेंट होती चली जा रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो डिमांड ऑफ ऑल दीज सर्विसेज आर ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो जैसे जैसे इन बेसिक सर्विसेज की डिमांड बढ़ती चली जा रही है, इसी डिमांड की वजह से हमारे टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि ये टर्शरी सेक्टर ही है जो ये सभी सर्विसेज हमें देता है. ठीक है, इसीलिए टर्शरी सेक्टर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट बन रहा है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज सेकंड. The development of agriculture and industry leads to the development of services such as transport, trade, storage and the like, as we have already seen. Greater the development of primary, secondary, more will be the demand of these services. बच्चों, अगर हमारा एग्रीकल्चर बढ़िया, अगर हमारे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो रही है, तो उसकी वजह से इंडस्ट्री में भी डेवलपमेंट होगी. आपको पता है इंटरडिपेंडेंस है. और अगर ये दोनों ही बढ़िया काम करेंगे तो सर्विस सेक्टर की तो हो जाएगी बल्ले बल्ले. राइट, एज वी हैव सीन अर्लियर ऑल्सो, जितना ज्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर फ्लरिश करेंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज की डिमांड होगी. अगेन टर्शरी सेक्टर की भी एडवांसमेंट होगी. ठीक है, थर्ड, और साथ ही साथ अगर इनकम बढ़ेगा, डेवलपमेंट हो रही है, इनकम बढ़ रही है, कुछ सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल दे स्टार्ट डिमांडिंग मोर ऑफ द सर्विसेज, है ना. जैसे दे लाइक वांट टू गो आउट फॉर like tourism, shopping, private hospital, private school, even professional trainings. तो फिर अगर इनकम लेवल बढ़ेगा बच्चों, ठीक है, इनकम लेवल बढ़ेगा. ठीक है, पहले हमारे पास नोकिया था, इनकम लेवल बढ़ गया, हम ले रहे हैं आईफोन. ठीक है, तो क्या हो रहा है, इन सर्विसेज की डिमांड अब बढ़ेगी. जब इनकम बढ़ेगी तो इन सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ेगी, है ना. डिमांड फॉर सर्विसेज विल ऑल्सो इंक्रीज. अगर डिमांड फॉर सर्विसेज विल इंक्रीज तो अगेन टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी बच्चों. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज फोर्थ. ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आज देख लीजिए जो हम ये पढ़ रहे हैं, इतने बढ़िया सेशन आपको मिल रहे हैं, ये सब किसकी देन है बच्चों? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की. और इतनी जबरदस्त डिमांड है ना इसकी, मैं क्या बताऊं. इसी की जबरदस्त डिमांड की वजह से अगेन टर्शरी सेक्टर यहां पर भी इट रॉक्स. ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैव बीन राइजिंग रैपिडली. आगे और पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें आपको बताने वाली हूं मैं, देखेंगे. However, you must remember that not all of the service sector is growing equally well. Service sector in India employs many different kind of people. At one hand, there are limited number of services that employ highly skilled and educated workers. ये नहीं है कि हर पूरा सर्विस सेक्टर की डेवलपमेंट हो रही है. हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन का ज्यादा हो रहा हो, जैसे आज की डेट में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही जबरदस्त. ठीक है, ये जो इंटरनेट के थ्रू हमारी क्लासेस हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं, ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही देन है. तो यहाँ पर बहुत बढ़िया एडवांसमेंट है. तो जरूरी नहीं कि हर जगह पर एडवांसमेंट हो रही है. माइट भी कि
कुछ ऐसी सर्विसेज भी होती है जहां पर सिर्फ एजुकेटेड लोगों को ही एम्प्लॉय किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपने इस तरीके से देखा कि किस तरीके से टर्शरी सेक्टर जो है वो इतना ज्यादा अब उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। चलिए, एट द अदर एंड there are very large number of workers, they are engaged in services जैसे small shopkeepers हैं, repair persons हैं, transport person है, ये सब लोग किस में आते हैं बच्चों? again tertiary sector में। these people barely manage to earn a living and yet they perform these services क्योंकि इनके पास अब और कोई opportunity नहीं है, यहीं पर ये लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। so only a part of this sector is growing in importance। सिर्फ कुछ लोग ही, अब जैसे ये जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं या रिपेयर पर्सन है, इनका तो बिल्कुल सब्सिस्टेंस लेवल चलता है ना, बहुत ही कम की, बस अपनी फैमिली को ये लोग खिला पिला सके, तीनों टाइम की रोटी इन्हें मिल जाए, बस वो। तो हम ये नहीं कह सकते कि सर्विस सेक्टर का हर एक एस्पेक्ट, हर एक पार्ट ग्रो कर रहा है। हो सकता है कि कुछ ऐसा पार्ट भी हो जो उतना ग्रो ना कर रहा हो जितना कि दूसरी चीज है। जैसे अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है आपको पता है कितना बढ़िया तरीके से ग्रो कर रही है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, बहुत बढ़िया। और अगर हम इसी सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं तो अगर हम ये देखें, जो भी ये रिपेयरिंग में होते हैं, ठीक है, ये भी एक तरीके का सर्विस दे रहे हैं वो, ठीक है। और जो ट्रांसपोर्ट पर्सन है छोटे छोटे, उनका उतना एडवांसमेंट जो है वो नहीं हो रहा। तो हो सकता है इसी टर्शरी सेक्टर में एक पार्ट प्रॉपरली ग्रो कर रहा हो और दूसरा ना भी कर रहा हो, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और ग्राफ आपके सामने आ गया है, ग्राफ 2, जिसमें शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी दे रखा है, ठीक है। तीनों सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन सब का शेयर दे रखा है जीडीपी में। वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड? ग्राफ 2 रिप्रेजेंट द परसेंटेज शेयर ऑफ दीज थ्री सेक्टर्स इन जीडीपी, ठीक है। तो अब आप देखेंगे किस तरीके से 1973 और 2003 में का कंपैरिजन दोबारा से किया गया है, और आप देखेंगे कि किस तरीके से क्या चेंज आ रहा है, आपको दिख रहा है। प्राइमरी सेक्टर का देखिए, पहले ये था, अब थोड़ा कम हो गया है। सेकेंडरी सेक्टर ऑलमोस्ट लाइक बराबर पे है, लेकिन टर्शरी सेक्टर का अगर आप देखें तो यहाँ भी इंप्रूवमेंट है, ठीक है। अ रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडिया इज दैट while there has been a change in the share of the three sectors in GDP, a similar shift has not taken place in the employment। ये आप देखेंगे बच्चों, और भी आगे ग्राफ आने वाला है, उसमें मैं आपको एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताऊंगी। अभी आप देखिए कि कितना शेयर है जीडीपी का तीनों सेक्टर्स में और क्या शिफ्ट आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी जी। ओके, ग्राफ 3 जो मैंने आपको कहा कि एम्प्लॉयमेंट का मैं आपको बताऊंगी तीनों सेक्टर्स में, 1973 अगेन 2000 का अगर हम देखें दोनों का एम्प्लॉयमेंट का, आप देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देख रहे हैं प्राइमरी सेक्टर का। प्राइमरी सेक्टर का पहले भी बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट थी, थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी भी मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर दे देता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें सेकेंडरी सेक्टर का थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है और टर्शरी सेक्टर का भी इंप्रूवमेंट हुआ है। ओके, so the primary sector continues to be the largest employer even now। आज भी लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग वहां पर खेती बाड़ी कर रहे हैं, ठीक है। Why didn't a similar shift out of primary case of employment? It is because not enough jobs were created in the secondary and the tertiary sector। उतनी जॉब्स जो है बच्चों नहीं क्रिएट हुई है सेकेंडरी में और टर्शरी में, इसीलिए आज भी प्राइमरी सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, ठीक है। आज भी लोग खेती बाड़ी में काम करना पसंद करते हैं और मैक्सिमम लोग जो है वो एक्चुअली दे आर वर्किंग ऑन लैंड्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इवन दो इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स went up by 8 times during the period, employment in the industry went up only 2.5। देखो बच्चों, जो प्रोडक्शन हो रही है वो 8 टाइम्स हो रही है, मतलब प्राइमरी सेक्टर, और जो एम्प्लॉयमेंट हो रही है बच्चों वो सिर्फ 2.5। इसका मतलब यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर एट रॉक्स। द सेम अप्लाइज टू द टर्शरी सेक्टर एज वेल। While the production in the service sector rose by 11 times, the employment in the service sector rose less than 3 times only। सर्विसेज की प्रोडक्शन तो 11 टाइम्स बढ़ रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन only 3 times कम है। As a result,
More than half of the workers in the country are working in the primary sector. उन्हें पता है कि कुछ ना मिला, अपनी खेती बाड़ी तो कर ही लेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, मेनली इन दी एग्रीकल्चर बच्चों, प्रोड्यूसिंग ओनली अ क्वार्टर ऑफ द जीडीपी. In contrast to this, the secondary and the tertiary sector, they produce 3/4 of the produce, whereas they employ less than half of the people. इसका मतलब सबसे ज्यादा, does this mean that the workers in the agriculture are not producing? इसका मतलब कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहाँ हो रही है बच्चा पाटी जी? प्राइमरी में, ठीक है। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहाँ होती है? प्राइमरी में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। What it means is that there are more people in agriculture than is necessary. हाँ, कई बार ऐसा भी होता है, एक पर्टिकुलर फिक्स लैंड है जहां पर 4 लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। जबरदस्ती वहां पे 10 लोगों को डाल दिया गया। अब जो 6 लोग एक्स्ट्रा आए थे ना, वो कुछ नहीं कर रहे, कोई एड ऑन नहीं कर रहे, बस जबरदस्ती बैठे हैं, मूंगफलियां खा रहे हैं या इधर उधर देख रहे हैं, दैट्स इट। कुछ एक्चुअली प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे। सो इवन इफ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट, द प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। अगर आप उन 6 लोगों को हटा देंगे तो भी प्रोडक्शन में चेंज नहीं आएगा। इन अदर वर्ड्स, द वर्कर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। वो क्या है? अंडर एम्प्लॉयड। चलिए देखते हैं कैसे। टेक द केस ऑफ स्मॉल फार्मर लक्ष्मी, owing about 2 hectares of unirrigated and land dependent only on rain, सिर्फ रेन पे डिपेंडेंट है, and they were growing crops like ज्वार and अरहर. All 5 members of her family work in the plot throughout the year. 5 लोग थे उसकी फैमिली में, सब काम करते थे. They have nowhere else to go. अब वो और कहीं मतलब नहीं गए थे, and everyone is working and none remains idle. सब काम कर रहे हैं. But in actual fact, their labor efforts get divided. Each one is doing some work, but no one is fully employed. This is the situation of underemployment, जहां पर लोग काम तो कर रहे हैं, but they are not working as per their potential. बच्चे देखो, एक फील्ड मैंने अभी आपसे बात करी, ठीक है, वहां पर 4 लोग काम करेंगे ना तो भी प्रोडक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर वहां पर मैंने जबरदस्ती उन 6 लोगों को भेज दिया और 10 लोग आ गए वहां पर, अब वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ वर्क को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हैं वो। तो इसका मतलब कि ये जो 4 लोग हैं, ठीक है, और ये जो 6 लोग हैं, ये अपनी पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे, ठीक है। इसका मतलब ये कैसे है? ये है अंडर एम्प्लॉयड। क्या है ये? अंडर एम्प्लॉयड है। दे आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल, ऐसे ही बस जबरदस्ती का, ठीक है। अगर सिर्फ 4 लोग भी करते ना काम, तो वो अपनी फुली पोटेंशियल से, पूरी अच्छी एनर्जी से काम करते, तो भी प्रोडक्शन पूरी हो जाती। जैसे 4 लोग मिलकर भी 100 किलो ही उगा रहे थे, 10 लोग मिलकर भी 105 उगा रहे हैं, तो फायदा? कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब कि दे आर नॉट वर्किंग एज पर देयर पोटेंशियल, सो दे आर अंडर एम्प्लॉयड, दे आर अंडर एम्प्लॉयड। और इसकी डेफिनेशन कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है बच्चों, तो इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कंट्रास्ट टू समवन who does not have a job and is clearly visible as unemployed, and it is also called disguised unemployment. कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा ये, disguised unemployment। क्या होता है ये? सुनिए। Now supposing a landlord, Sukhram, comes and hire 1 or 2 members of the family to work on his land. Lakshmi family is now able to earn some extra income through wages. Since you do not need 5 people to look after that small plot, 2 people moving out does not affect the total production. ठीक है? In the above example, 2 people may move to work in a factory. Once again, the earnings of the family would increase and they would also continue to produce as much as their land. बच्चों, जहां पर 4 लोग काम कर रहे थे, जबरदस्ती वहां पर 6 को लगा दिया, इनकी वजह से प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं आ रहा, ठीक है। जबरदस्ती इनको लगाया, रादर अगर आप इनको किसी और फैक्ट्री में भेज देते तो एक एडिशनल वेजेस शुरू हो जाती।
तो इसका मतलब ये जो 6 लोग आपने एडिशनल जबरदस्ती के बिठा रखे हैं, ये हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दिख तो रहे हैं कि ये एम्प्लॉयड हैं, लेकिन एक्चुअली में दे आर अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। ठीक है, सिर्फ आपको दिख रहा है कि हाँ ये वर्किंग है, लेकिन एक्चुअली में ये टोटल प्रोडक्शन पे कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहे हैं। पहले भी 100 किलो ही उगा रहे थे, अभी भी 100 किलो हो रहा है। ये 6 लोग जो जबरदस्ती के घुसा दिए हैं, ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। दे आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड, दे आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो बच्चा पार्टी जी अब आ गई है आपके सामने क्वेश्चंस। बच्चों हमने बहुत कुछ पढ़ लिया आज, तो हमने सीरियसली बहुत कुछ पढ़ लिया। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी है, ताकि आपका माइंड जो है ना वो फ्रेश हो जाए। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द टेबल यूजिंग द डेटा गिवन इन ग्राफ 2 and 3 एंड आंसर द क्वेश्चंस। बच्चों ग्राफ 2 and 3 मैंने आपको दिखाए थे, और उसी से रिलेटेड ये टेबल जो है हमें कंप्लीट करनी है। क्या आ रहा है इसके अंदर कि क्या है, चलो बच्चों मैं आपको ग्राफ 2 and 3 पर लेके चलती हूँ। ठीक है, ओके। ये देखो बच्चों, ग्राफ 2 और ग्राफ 3, इसमें 1973 और 2003 दोनों का ही आपको वैल्यूज दे रखी है। तो हमें देखना है कि प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में कितना परसेंटेज है, 1973 में भी और 2003 में भी। तो बच्चों अगर हम देखें, उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो प्राइमरी सेक्टर का देखो कितना आ रहा है परसेंटेज, नियर अबाउट मुझे लग रहा है 44 के अराउंड है। ठीक है, और यहाँ 2003 में अगर मैं देखूं तो अप्रोक्सीमेटली 23% के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर का ये है परसेंटेज जीडीपी का 1973 में और 2003 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ले जाती हूँ नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। ये ग्राफ दिखा रहा था एम्प्लॉयमेंट। अब मुझे बताइए कि प्राइमरी सेक्टर, लिखिए अब ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बताइए इसका आंसर फटाफट से बताइए कि क्या है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 1973 में। चलिए बताइए कितना आ रहा है, कितना दिख रहा है आपका प्राइमरी सेक्टर का। इसका आंसर है बच्चों नियर अबाउट, अगर आप देखें तो अराउंड 73% के अराउंड है, और यहां जो ये आ रहा है इट्स नियर अबाउट 61%। ओके, तो ये है एम्प्लॉयमेंट का शेयर प्राइमरी सेक्टर का 1973 और 2000 में। ओके, चलिए तो उसी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, यस, तो ये देखा आपने किस तरीके से ये टेबल आ रही है बच्चों। तो मैंने इसका आंसर मैंने आपको लिखा है, मैं आपको लिस्ट में लिखकर बता देती हूँ कि शेयर इन जीडीपी था बच्चों 44 के अराउंड, और यहाँ था ये 23 के अराउंड बच्चों, और एम्प्लॉयमेंट में था ये 73 बच्चों, और उसके बाद था ये 61। ओके, तो ये था शेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। Underemployment occurs when people do not want to work, are working in a lazy manner, are working less than what they are capable of doing, are not paid for their work। बच्चों इसका आंसर है they are working less than what they are capable of doing। अपनी प्रॉपर पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, अपने प्रॉपर पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसीलिए उनको अंडर एम्प्लॉयड बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो ये थे ये दो क्वेश्चंस बच्चा पार्टी। ओके, सो बच्चा पार्टी जी हमने आज क्या डिस्कस किया? हमने आज डिस्कस किया है, चलिए एक रिकैप्चुलेशन करते हैं जो हमने अभी तक किया। हमने क्या किया? हमने किया है आज के इस सेशन में अबाउट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर। करेक्ट, हमने इन तीनों की इंपॉर्टेंस को जाना। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा कि जीडीपी क्या होता है। ठीक है, जीडीपी का मतलब होता है इट इज द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। ओके, और हमने सीखा तीनों जो सेक्टर्स हैं उनकी आपस में इंटरडिपेंडेंस की, तीनों प्रॉपरली वर्क करेंगे तभी बढ़िया काम होगा। ठीक है जी, चलिए ये सीखा हमने। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ग्राफ को सॉल्व किया, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा
कि किस तरीके का हिस्टोरिकल चेंज आया है तीनों सेक्टर में। सबसे पहले प्राइमरी राजा था, ठीक है, सब लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे। धीरे धीरे मूड बदला तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आए, धीरे धीरे फिर टर्शरी सेक्टर की सर्विसेज की डिमांड बढ़ने लगी तो टर्शरी सेक्टर भी, उसका भी जो है एडवांसमेंट होने लगा, ठीक है। फिर हमने देखा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आज भी प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होती है, वहां पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली मिल जाती है, ठीक है। और फिर हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सीखा, अंडर एम्प्लॉयड एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयड होती है कि जब हम काम तो कर रहे हैं लेकिन अपनी फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर रहे हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि उनको जबरदस्ती का डाल रखा है, अगर उन्हें हटा भी दे तो भी टोटल प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं आएगा। एक्चुअली में दे आर नॉट वर्किंग, दे आर जस्ट सिटिंग आइडल। अगर वो कहीं और काम करेंगे तो उनके लिए बेटर रहेगा बच्चों, ठीक है। तो हमने आज ये सब कुछ सीखा, ठीक है। आई होप कि आपको आज के सेशन में सब कुछ समझ आएगा बच्चों। मैंने आज आपको बहुत सारा पढ़ाया, आई नो आज हम बहुत अच्छे से पढ़े हैं और बहुत सारा पढ़े हैं, बहुत सारे कंसेप्ट मैंने आपको आज कराए, लेकिन बच्चों आपको फॉलो करना है मेरा महामंत्र जो कि है ट्वाइस रीडिंग, ओके। एज यू नो ट्वाइस रीडिंग कैन डू वंडर्स। बच्चों आज इतना सब कुछ आपने पढ़ा, राइट, लेकिन अगर आप ये सब कुछ पढ़ रहे हैं और उसकी रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो इट्स ऑफ नो यूज, यू हैव टू रिवाइज इट। ट्वाइस रीडिंग देनी अति आवश्यक है, ठीक है। अगर आप ये सेशन देखेंगे, एनसीईआरटी को रीड करेंगे, ट्वाइस रीड करेंगे, तो सोचिए क्या बढ़िया कंसेप्ट बैठेगा और कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप बोलोगे पूछ बेटा क्या पूछता है, सब आता है मेरे को, ठीक है। तो प्लीज फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस, दीज आर फॉर यू, ओके बच्चा पार्टी। सो नाउ इज द टाइम टू से बाय। हम लोग अब मिलने वाले हैं कल, ओके, ऑन द सेम टाइम सेम प्लेस पर बच्चा पार्टी जी। एंड नाउ इज बाय फॉर नाउ। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, stay safe and be positive.